हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम कुमार प्रभाकर इन शॉर्ट के पीछे, और मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये जो सीरीज़ है, इसका ये दूसरा पार्ट है। सीरीज़ का नाम है हौसला ज़िंदगी के नाम, और इसमें हम डिस्कस करें युवराज सिंह की ज़िंदगी के बारे में, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। इनकी ये ऑटोबायोग्राफी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जिसका हम पार्ट 1 वीडियो पहले कर चुके हैं, और अब हम चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं इनके इस बुक की, जिसका नाम है ऑल द वे टू इंडिया। तो दोस्तों, इसमें युवराज सिंह कहते हैं पहले चैप्टर में कि उनके पास अगर चॉइस होता तो वो कभी क्रिकेटर नहीं होते। तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में हम पता लगाते हैं। हाँ, तो युवराज सिंह कहते हैं कि अगर उनके पास चॉइस होता तो वो कभी क्रिकेटर नहीं होते, लेकिन उन्हें हर तरीके के स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक लिटरली वो बचपन से ही नेचुरली गॉड गिफ्टेड है स्पोर्ट्स में, और स्टडीज़ में उनकी कुछ ज़्यादा स्पेशल इंटरेस्ट नहीं है। एज अ स्टूडेंट वो कभी भी स्टडीज़ को उतना सीरियसली नहीं लिए, और स्कूल में भी उन्हें बस क्लास में बैठ के लेक्चर अटेंड करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बस एंजॉय करना चाहते थे रिसेस और पीटी का टाइम, जब वो मार्बल्स में कंचे खेलने में अपने दोस्तों को बीट करते थे और अपने पॉकेट्स भर लेते थे उस कंचे से। और बुक्स एंड स्टडीज़ डिड नॉट एक्साइटेड हिम। जैसा कि उन्होंने पहले कहा कि स्टडीज़ में वो नेचुरली गिफ्टेड नहीं थे, तो उनको ज़्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था स्टडीज़ में। लुकिंग बैक नाउ ही सेड कि लुकिंग बैक नाउ आई रियलाइज दैट फॉर सम रीज़न इन द स्कूल आई वॉज वन ऑफ द 6 बॉयज़ इन क्लास ऑफ 30 गर्ल्स। अब यूवी कहते हैं कि जिस क्लास में वो थे उसमें 36 स्टूडेंट्स में से वो उन 6 बॉयज़ में थे जिनके क्लास में 30 गर्ल्स थी, और इस चीज़ का वो ट्रेमेंडस एडवांटेज नहीं उठा सके। लेकिन उस क्लास में उनकी एक अच्छी दोस्त थी जिसका नाम था आंचल, और आंचल ने उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद की है स्टडीज़ में। और एक दफ़ा तो ज्योग्राफी टेस्ट में उन्होंने उनको पूरा आंसर शीट ही कॉपी करने दिया, बट नो मैटर, यूवी को पता भी नहीं कि आखिर ऐसा क्यों कि उनको आंचल से ज़्यादा मार्क्स आ गए। उसके बाद वो कहते हैं कि अराउंड क्लास 6, नो मैटर वॉट हाउ मच आंचल हेल्प्ड हर और एनीवन एल्स हेल्प्ड हिम, हिज ग्रेड्स स्टार्टेड डिक्रीजिंग। उनके ग्रेड्स गिरने लगे 80% से 60%, 60 से 40 एंड डेंजरसली 37। उनकी मॉम ये बात लेके बहुत ही ज़्यादा वरिड थी कि आखिर वो भी चाहती थी कि उनका जो बेटा है वो स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छा रहे, और इस वजह से वो हर बार स्कूल चेंज कर देते थे उनका। तो ऐसे ही एक अटेम्प्ट में पटियाला में एक बहुत ही फेमस यादवेंद्र पब्लिक स्कूल है, उसमें उनका एडमिशन हुआ। यूवी कहते हैं कि अब उन्हें पता चला कि आखिर क्यों उनके डैड ने उनको उस स्कूल में भेजा। दरअसल बात ये थी कि पटियाला में महारानी क्लब में नवजोत सिंह सिद्धू करके एक न्यू कमर जो इंडिया में डेब्यू किया था जिन्होंने, वो वहाँ पे आके प्रैक्टिस किया करते थे, और वो कोचिंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और फेमस था बैटिंग के लिए। तो युवराज सिंह यूवी को अपने साथ ले जाते हैं बैटिंग के लिए। वो कहते हैं कि तुम जाओ पैडअप करके आओ और नेट्स पे जाओ, तुम बैटिंग करो। और वो नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि आखिर तुम देखो मेरे बेटे को बैटिंग करते हुए। सही होता है, यूवी पैडअप करते हैं, वो बैटिंग करने जाते हैं। जब खेलते तो वो कुछ बॉल मिस करते हैं, कुछ टाइमली वो बैट नहीं घुमा पाते और बीट हो जाते हैं। ये देखते हुए नवजोत सिंह युवराज सिंह से कहते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा इस क्रिकेट के लिए नहीं बना है, तो यहाँ आके अपना टाइम वेस्ट करना सही बात नहीं है। उसके बाद उनके डैड है वो उनको हॉस्टल ले जाते हुए कहते हैं कि अब अपना बस्ता उठा और चल यहाँ से, अब मैं देखता हूँ कि तू क्रिकेट कैसे नहीं खेलता। और ये कहते हुए उन्होंने यूवी की किस्मत लॉक कर दी। कैसे की, आगे जानेंगे। I cannot describe clearly enough what uncontained joy I found as a kid of playing different sports. यूवी कहते हैं कि उनको एक अलग ही लेवल का जॉय, एक अलग ही लेवल की खुशी मिलती थी अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स खेलने में। फ्रॉम स्पीड स्केटिंग टू हॉट ब्रीज अंडर ट्रीज ओवर डिस्टेंसेज। अब इसमें वो कहते हैं कि स्पीड स्केटिंग से लेकर के फुटबॉल खेलना उनको कितना ज़्यादा पसंद था कि
कितना वो उसको एंजॉय करते थे उन अलग अलग गेम्स को। वो कहते हैं कि वो हमेशा से प्रैंकस्टर रहे हैं, बचपन से काफ़ी ज़्यादा प्रैंकस्टर हैं। और वो एक किस्सा भी शेयर करते हैं कि जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ घर में टीवी के वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा बढ़ा के वहाँ से भाग निकले और उनकी मॉम चिल्लाते हुए उनके पीछे भागी और यूवी और उनके दोस्त कहीं जाके छुप गए, ऐसी जगह जहाँ पे उनकी मॉम ना पहुँच पाए। द चंडीगढ़ सेक्टर 10 skating rink was always full of kids and from the age of 4 or 5 I was the fastest। अब यूवी कहते हैं कि 4 या 5 साल की उम्र में एक लड़का कितना ज़्यादा फास्ट है, मतलब वो कहते हैं कि वो 4 और 5 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा फास्ट थे स्पीड स्केटिंग में। इसके बारे में वो कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जब वो 11 साल के थे, महज 11 साल के, तो उन्होंने अंडर 12 और अंडर 14 में भी हिस्सा लिया था स्पीड स्केटिंग में और उसमें उन्होंने मेडल्स भी जीते थे काफ़ी। उसके बाद वो बात करते हैं टेनिस की, कि टेनिस जो स्पोर्ट्स था उन्हें कितना ज़्यादा लुभाता था, कितनी ज़्यादा टेनिस के लिए लेके उनको पैशन थी मन में, उनके दिल में, कि वो पेशेंटली उस गेम को आराम से खेल सकते थे घंटों तक, उस फ्लॉलेस साउंड का इंतज़ार करते हुए घंटों वो उस गेम को खेल सकते थे। और वो ये भी कहते हैं कि जब वो टेनिस खेल रहे होते तो वो खुद को एज अ बोरिस बेकर एज्यूम करते हैं। बोरिस बेकर जो एक टेनिस स्टार रहे हैं, और वो कहते हैं कि बोरिस बेकर उनके पर्सनल आइडियल हीरो रहे हैं, उनके हीरो युवराज सिंह के। तो वो यही कहते हैं कि जब भी वो टेनिस खेलते हैं तो वो हमेशा खुद को एज्यूम करते हैं कि वो बोरिस बेकर है। बोरिस बेकर के बारे में वो बताते हैं कि बोरिस बेकर ने 17 विंबलडन्स जीते हैं और साथ में वो कहते हैं कि उन्होंने 17 विंबलडन जीते हैं और ही वॉज समवन ही वांटेड टू बी। और वो ऐसे शख्स थे कि यूवी खुद ऐसा शख्स होना ज़्यादा पसंद करते थे, होना चाहते थे। वो कहते हैं कि बोरिस की एनर्जी, उनकी वो शाउटिंग, उनका वो सब कुछ, वो उनका वो पैशन बहुत ही ज़्यादा उनको लुभाता था युवराज सिंह को। सीइंग दिस माई डैड बॉट मी टेनिस रैकेट, इट वॉज ऑफ ₹2100। अब वो कहते हैं कि उनकी इस पैशन को देखते हुए उनके डैड ने एक टेनिस रैकेट उन्हें दिलवाया जो कि 2100 रुपये का था अराउंड। और वो ये भी कहते हैं कि अराउंड 1989 के आसपास ये रकम बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी उस वक्त। वन डे सून आफ्टर आई गॉट इट आई लॉस्ट अ मैच विद दैट रैकेट। वो कहते हैं कि एक दिन बाद ही, टेनिस रैकेट मिलने के एक दिन बाद ही जब वो कोई मैच खेले थे तो वो मैच हार गए थे। तो उन्होंने गुस्से में उस रैकेट को इतनी ज़ोर से पटका कि वो रैकेट पूरी तरीके से टूट गया। अब जैसे ही वो रैकेट टूटा, युवराज सिंह खामोश और बहुत ही ज़्यादा डर गए थे कि आखिर अब घर जाके जो मेरे शेर डैड हैं अब मेरा क्या हाल करने वाले हैं। ऐसा ही हुआ। युवराज सिंह ने बहुत ही ज़्यादा डांट लगाई यूवी को और उसके बाद से उनका टेनिस भी खेलना लगभग बंद हो गया। वो कहते हैं कि आफ्टर माई मोमेंटस मेल्टडाउन आई स्टक टू स्केटिंग। अब इस किस्से के बाद वो स्केटिंग पे वापस आ गए। ही सेड ही स्केटेड 6 days a week and on Sundays I went to play cricket। अब वो कहते हैं कि वो हफ्ते में 6 दिन स्केटिंग करते थे और एक दिन क्रिकेट खेलते थे। लेकिन उनकी जो डिज़ायर थी टेनिस को लेके वो वापस उनके अंदर आ गई और फिर भी वो चुपके से टेनिस खेलना मैनेज कर ही लेते थे अपने दोस्तों से टेनिस रैकेट मांग के। अब वो कहते कि शायद ये बोरिस बेकर के लिए मेरी लॉयल्टी थी या पैशन था या कुछ था, बट आई स्टिल मैनेज टू प्ले दिस सीक्रेटली इवन हाइडिंग फ्रॉम इट माई फादर। वो कहते हैं कि माई फर्स्ट मेमोरी ऑफ क्रिकेट हैज़ नथिंग टू डू विथ माई फादर एंड हिज रोल इन माई गेम। वो कहते हैं कि उनकी जो पहली याद है क्रिकेट को लेके उसमें उनके फादर का कोई रोल वैसा नहीं रहा है जो उन्होंने प्ले किया हो। वो कहते हैं कि इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद देयर वेयर आई ग्रू अप, व्हाट आई वाज लाइक एंड व्हाट काइंड ऑफ मिसचिफ आई गॉट इनटू। अब इसमें ये बताते कि अब ये डिपेंड करता था कि मैं उस वक्त किस मिसचिफ में इन्वॉल्व होता था, मैं किस सराउंडिंग्स में रहा, ग्रो किया। As I recount this, I am taking the opportunity to apologize to the man on the scooter who got hit on his helmet। अब इस बुक में वो ऐसे शख्स से माफ़ी मांगना चाह रहे कि जिनके वजह से यूवी की वजह से उन शख्स को बॉल लगा था हेलमेट पे। वो बताते कि एक शाम वो लोग अपने फादर के सेक्टर 11 के घर के बाहर खेल रहे थे। तो ऐसे ही वो लोग बाउंड्री वॉल था जिसमें वो लोग खेला करते थे बाउंड्री वॉल के पास में। तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा सा क्रिकेट ग्राउंड था, स्टेडियम नहीं ग्राउंड था।
वहाँ पे युवराज सिंह जब बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने एक ऐसा कस के सिक्स लगाया कि बॉल सीधा जाके उस शख्स पे गिरी जो हेलमेट पहने स्कूटर से वापस अपने घर जा रहा था। वो बॉल उस इंसान को लगी, वो स्कूटर से गिरा, मिसबैलेंस हुआ और वो गिर गया। अब युवराज सिंह और उनके दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर गए। उनके हाथ में जो भी था वो लोग छोड़ छाड़ के सीधा भागे और छुप गए वो लोग कहीं। वो शख्स उठता है, अपने कपड़े झाड़ता है और साथ में इधर उधर देखते हुए गुस्से में, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था वो शख्स, वो बैट उठाता है और सीधा अपने साथ लेके चल जाता है स्कूटर पे। तो इस बारे में ये लोग कहते हैं कि poor guy, he must have been on his way on normal day in the middle of a normal errand. The ball hit him, he toppled over and scooter went sliding under him along the road. वैसा ही हुआ, बॉल लगी तो वो शख्स गिर गए। और तो जैसे ही युवराज सिंह उनके दोस्त वहाँ से निकलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो शख्स उनकी बैट लेके स्कूटर पे लेके जा रहा था। तो अभी वो ये चांस ले रहे कि अब वो उस शख्स से माफ़ी मांग रहे कि सर अब क्या हमें वो बैट वापस मिल सकती है प्लीज़। इसके पीछे भी कहानी बताते हैं युवराज सिंह कि उस बैट के पीछे भी कहानी है। दरअसल उनके दोस्त सोहन सिंह ने और उन्होंने मिलके उस बैट को ख़रीदा था। 150 रुपये मिला के उस बैट को ख़रीदा था और उसी से वो लोग छक्के चौके बरसात करके तोड़फोड़ मचाते रहते थे। युवराज सिंह ये भी कहते हैं कि वो बैट उनके लिए एक मास डिस्ट्रक्शन का वेपन बन चुका था। सोचिए, एक मिस्चीफ लड़के के हाथ में ऐसा मास डिस्ट्रक्शन का बैट। फिर वो कहते हैं कि दिस इज माई अर्लीस्ट क्रिकेट मेमोरी एंड अर्लियर मेमोरी विच विल टेल यू अ लिटिल अबाउट द किड आई वॉज इन इज अबाउट द डिफिकल्ट बिजनेस ऑफ रनिंग टू राइड अ बाईसाइकिल। अब वो कहते हैं कि ये तो मुश्किल था ही, लेकिन इससे भी मुश्किल था एक और चीज़, बाईसाइकिल राइड करना, बाईसाइकिल सीखना। कितना ज़्यादा मुश्किल बिजनेस था वो। दरअसल वो कहते हैं कि अ फ्यू ईयर्स बिफोर द इंसिडेंट विथ मैन ऑन द स्कूटर हैपेंड, आई पेस्टेड माई मदर टू बाय मी अ बाईसाइकिल। वो कहते हैं कि वो जब इंसिडेंट हुआ था वो शख्स वाला, तो उसके कुछ साल पहले ही युवराज सिंह काफ़ी जिद करके अपनी मॉम को कह रहे थे कि वो उन्हें बाईसाइकिल दिला दे। भले ही उन्हें वो बाईसाइकिल चलाने नहीं आती थी, बट फिर भी उन्हें वो बाईसाइकिल बहुत ही कूल लगती थी। शाइनिंग एंड स्टाइलिश बाईसाइकिल्स जो एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। तो अपने ज़िद्दपन में, अपने ज़िद्दी नेचर के कारण उनके डैड ने उन्हें बाईसाइकिल दिला दिया। Cycles were shiny and cool. Cycles took you places and I wanted to have one, to go anywhere I pleased. I stormed the heavens and raised hell to make sure I got that bike. अब युवराज सिंह कहते हैं कि ज़िद्दीपन उनके खून में ही है, I guess. ऐसा वो खुद कहते हैं। When the bicycle was presented, I took it onto the road outside our house and promptly set about finding the balance one needs to keep a cycle going. So basically जैसे बाईसाइकिल उनके पास आया, वो सीधा बैठ के सीधा अपने घर के बाहर चल दिए बाईसाइकिल को लेके, बिना ये सोचे समझे कि बाईसाइकिल को चलाने के लिए बैलेंस की भी ज़रूरत होती है। ऐसे में वो जब बाईसाइकिल ले गए मेन रोड पास, तो उन्होंने उस साइकिल को ठोक दिया एक रिक्शा से, और उस रिक्शा में बहुत ही ज़्यादा इंजरी हो गई थी युवराज सिंह को। उनके हाथ में बहुत ज़्यादा वूंड आ गए थे। तो हॉस्पिटल जाते वक्त उनकी मॉम ने बहुत ही ज़्यादा उनको डांटा इस बारे में लेके, और उनको 10 टाँके लगे थे उनके हाथ में, जिसमें 2 फिंगर्स वर्क करने के लिए, यानी 2 फिंगर्स के बीच में 10 टाँके लगे थे ताकि वो फिंगर्स काम कर पाए। वो कहते कि व्हेन आई पुल ऑन माई ग्लव्स नाउ आई कैन स्टिल सी द स्कार्स। वो कहते कि अब वो जब ग्लव्स निकालते हैं अपने हाथों से तो वो अभी तक वो स्कार्स देख सकते हैं उस चीज़ को। और वो कहते कि वो स्कार्स उन्हें ये चीज़ याद दिलाती कि बैलेंस लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Balance wasn't part of the way I grew up, and it is not part of Indian cricket either. Being accident prone got me used to getting up and dusting myself off without fuss. अब वो कहते कि बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन इंसान किस्म के थे युवराज सिंह, कि उनके गिरना, संभालना, फिर उठना, फिर झाड़ के खुद को आगे बढ़ाना, इस तरीके के इंसान थे युवराज सिंह। अपने बारे में वो बताते हैं। फिर युवराज सिंह कहते हैं कि उनकी पूरी जो बचपन रही है वो दौड़ने, भागने, गिरने, फिर संभल कर उठ के फिर भागने में, ऐसे ही बीती है। Once I fell near a fast moving local train.
आई मस्ट हैव बीन अबाउट 9 मे बी 10। अब वो कहते हैं कि जब वो 9 या 10 साल के होंगे तो वो एक बार ट्रेन से रेलवे ट्रैक पे वो गिर गए थे, काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट होने लगी थी उस वक्त। आई हैड बीन डिस्पैच्ड टू सोनपत टू टेक पार्ट इन ब्रीफ शॉट इन वन ऑफ डैड्स पंजाबी फिल्म्स। अब अपने डैड के पंजाबी फिल्म में वो फिल्म देखने के लिए, मतलब फिल्म की शूटिंग देखने के लिए आए थे। तो उसमें एक सीन था जिसमें एक सीन रहता है जिसमें कि हीरो रेलवे ट्रैक से भागता है और दौड़ते दौड़ते हुए वो रूप करके एक लड़के का नाम चिल्लाता है, अपनी दोस्त का। सो युवराज सिंह वही करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने क्रू मेंबर से कहा कि, और जो लीड एक्ट्रेस थी उस फिल्म की, उन्होंने उनसे कहा कि वो सीन करना चाहते एक बार। वहाँ पे एक्चुअली कोई ट्रेन गुजर नहीं रही थी, तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, बच्चा तो करा देते हैं। तो जब ऐसा हुआ तो एक्चुअली वहाँ से एक ट्रेन पास हो रही थी और युवराज सिंह वहाँ पे दौड़ते दौड़ते फिर वहाँ गिर गए और ट्रेन इतनी तेज़ से आ रही थी कि आखिर में उन्होंने किसी ने खींच लिया और इस तरीके से उनका सर जो था वो ट्रेन के ट्रेन के नीचे आने से बच गया। इस बारे में जब उनके डैड को पता चला ना, तो एक पल के लिए वो युवराज सिंह पे नहीं बल्कि पूरे क्रू मेंबर्स पे गुस्सा थे कि आखिर तुम कैसे ऐसे बच्चे को ये सीन करने दे सकते हो, इतनी खतरनाक तरीके से स्टंट करने कैसे दे सकते हो एंड ऑल। When my father returned to the set and heard about the incident, he went ballistic. For once, he was not shouting at me, but the crew. How can you give a wild child the run of a place that has a train going through it? सही बात है भाई। जिस रेलवे ट्रैक पे ट्रेन गुजर रही होती है उस पर तुम कैसे एक शैतान बच्चे को तुम दौड़ने के लिए इजाज़त दे सकते हो। So this is what I was like, well-meaning, all-consuming, fun-loving and prone to dive head first into trouble. Always seeking balance, I would run, fall, dust myself off and start over. अब इसी बारे में वो कहते हैं कि मैं ऐसे एक्सीडेंटली प्रोन रहा, गिरा, दौड़ा, गिरा, फिर उठा, फिर भागा। और वो कहते हैं कि इसी के साथ उनका ये जो फिल्मी कैरियर था वो भी लगभग अब ख़त्म हो चुका था। लेकिन उससे पहले भी उन्होंने 2 पंजाबी फिल्म्स में उन्होंने काम किया था, जिसमें एक स्टार चाइल्ड के एज अ चाइल्ड स्टार के रूप में उन्होंने शॉट्स दिए थे। उसमें मेहंदी सजदादी एंड पुट सरदारा, ये 2 फिल्म्स में। युवराज सिंह कहते हैं कि क्रिकेट इज़ अ बीस्ट, इट डिमांड्स द लेबर ऑफ बिल्डिंग अ फोर्ट्रेस अराउंड अ ट्रेजर एंड दैट ट्रेजर इज टाइमिंग। अब कहते हैं कि क्रिकेट एक बीस्ट है और ये वो खजाना, इनके लैंग्वेज में कहा जाए, वो खजाना ये चीज़ डिमांड करता है और वो खजाने का नाम है टाइमिंग। टाइमिंग ही सब कुछ है इस क्रिकेट में। When Sidhu appraised me in Maharani Club Patiala, I must have been uncoordinated and miserable. ये कहते हैं कि जब महारानी क्लब में युवराज सिंह बैटिंग कर रहे थे तब उस वक्त वो महज बहुत ही कम उम्र के थे, बहुत ही छोटी उम्र के थे और उस वक्त उनको बैलेंस, टाइमिंग्स, इन सब के बारे में कुछ वैसा इन्फॉर्मेशन था नहीं कि वो अच्छे से बैट कर सके। Being the kind of child I was, I would have played a lot of shots instinctively, but I did not know where my leg stump was. At 13, I was 13, not Sachin Tendulkar at 13. Sachin Paji is an exception. अब वो कहते हैं कि 13 साल की उम्र में मैं सिर्फ एक 13 साल का बच्चा ही था, ना कि सचिन तेंदुलकर द ग्रेट, मैं वो नहीं था। सचिन पाजी तो एक्सेप्शन थे। फिर वो कहते हैं आफ्टर इट डिडंट वर्क आउट इन पटियाला डैड पैक्ड मी अप एंड वी रिटर्न टू चंडीगढ़। अब वो कहते हैं कि पटियाला से वो लोग बैक पैक करके चंडीगढ़ पहुँचे। वंस वी वर बैक ही मेड मी हिज पेट प्रोजेक्ट। अब वो कहते हैं कि जैसे ही हम वापस पहुँचे तो उनके डैड ने उनको एक अपना पर्सनल एक प्रोजेक्ट बना लिया कि युवराज सिंह को ट्रेन करना है, उसे इंडिया टीम के लिए रिप्रेजेंट करवाना है। तो वहाँ से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, एक रफ एंड टफ ट्रेनिंग बहुत शुरू हो गई युवराज सिंह की। 6 days of skating and 1 day of cricket slowly turned into 6 days of cricket and a day of skating and soon no skating. अब जो वो जैसा करते थे कि 6 दिन स्केटिंग और 1 दिन क्रिकेट, अब वो बदल कर 6 दिन क्रिकेट और 1 दिन स्केटिंग हो गया और अब तो वो 1 दिन भी स्केटिंग भी बंद हो गया। क्रिकेट became a core. It involved work, sweat. There was no fun, no feeling that it was play. क्रिकेट उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडफुल स्पोर्ट बन गया जिसमें चाहिए होता है बहुत सारा वर्क, बहुत सारा स्वेट, नो फन, जिसमें कोई फन ही नहीं है और बिना किसी ऐसे फीलिंग के उस गेम को खेलना पड़ता है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट दैट दिस वॉज नॉट अ स्पोर्ट फॉर एन्जॉयमेंट और द जॉय ऑफ हैविंग फन। लाइफ में पहली बार
यूवी को लगा कि ये जो स्पोर्ट है ये मज़े के लिए खेलने का गेम नहीं रहा. It was more like proving a point, and I began approaching it with the dread that here was a task set for me by my dad that I had to complete. अब वो कहते हैं कि अब ये एक तरीके का वो पॉइंट प्रूव करने का हो गया था काम, कि एक पॉइंट प्रूव करना है मुझे, उस अप्रोच तक पहुंचना है, मेरे डैड के दिए उस टास्क को कंप्लीट करना है. डैड वांटेड मी टू बी लाइक हिम, अ बिग बर्ली फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर. यूवी कहते हैं कि उनके जो डैड थे वो हमेशा से यही चाहते थे कि यूवी एक लंबा चौड़ा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बन जाए. इन द 70s and 80s विच वॉज हिज टाइम, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स वर अ रीच अराउंड द वर्ल्ड. और वो कहते हैं कि 70s और 80s के टाइम में पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था, और उसमें हर टीम को एक ऐसा ऑलराउंडर ज़रूर चाहिए होता है. Both Hadley, Imran and Kapil, these guys were the glamour boys of cricket. But before this part of the project could take off, Dad's dream ran into a great man called Bishan Singh Bedi. From 1993, Dad sent me to Bishan Paji Summer Camp for Children. अब वो कहते हैं कि 1993 साल से ही युवराज सिंह ने यूवी को बिशन पाजी के कैंप में, समर कैंप में भेजना शुरू किया, जो बच्चों के लिए स्पेशली होता था. उस समर कैंप में बहुत ही ज़्यादा गर्मी में उन बच्चों से प्रैक्टिस करवाई जाती थी, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता था. और यूवी उस वक्त 8 नंबर पे बैटिंग किया करते थे और फास्ट बॉलिंग किया करते थे. जब वो बॉलिंग करने आते थे तो बिशन पाजी उनसे चिल्ला के ये कहते थे कि क्या कर रहे हो, आखिर कैसे तुम बॉलिंग कर रहे हो, जाओ जाके तुम पैडअप करो. मतलब उनकी बॉलिंग उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं आई. तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि बिशन पाजी को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आखिर आगे चल के मैं एक स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर बन जाऊंगा. चेल हैज़ द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड. इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ हिल एट अ हाइट ऑफ 2444 मीटर्स. अब ये बिशन पाजी का जो समर कैंप था, अब ये शिफ्ट हो गया था दिल्ली से हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे सब बहुत ही हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है, जहाँ पे बिशन पाजी का कैंप लगा करता था. तो उस कैंप में एक बार उन्होंने 100 अपना सेंचुरी बनाया था युवराज सिंह ने, और सेंचुरी बना भी कैसे, छक्का मार के. और बेसिकली ऐसा है कि ग्राउंड के बाहर थोड़ा सा जाके खाई शुरू हो जाता है वहाँ से. तो उस कैंप में जो भी वहाँ पे रूल बन गया युवराज सिंह के सेंचुरी बनाने के बाद कि जो भी आपसे छक्का मारेगा वो आउट होगा, बिकॉज बॉल सीधा नीचे जाती थी, हज़ारों फीट नीचे, जब कोई वहाँ पे उठा के बॉल को मारता था. और यूवी कहते हैं कि क्विकली क्रिकेट बिकेम लाइक अ लार्ज नॉइजी मेंबर ऑफ माई एक्सटेंडेड फैमिली. वंस इट केम इनटू माई लाइफ इट वुड नॉट लीव, बट इवन एज अ टीनेजर देयर वर टाइम्स दैट आई फेल्ट आई वॉज लिविंग माई फादर्स लाइफ चेजिंग हिज ड्रीम्स. अब कहते हैं कि क्रिकेट उनकी लाइफ का एक बहुत ही शोर शराबा वाला हिस्सा बन गया था उनके घर का. यूवी सोचते थे कि अब क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं रहा. अब लाइफ ऐसा रह गया कि डैड चाहते कि मैं उनके ड्रीम्स को पूरा करूँ, उनके ड्रीम्स को चेज करूँ और उनके ड्रीम्स को जीऊँ, अपने डैड के ड्रीम्स को. आई थिंक माई फादर लिव्ड विद अ डीप गॉनिंग फ्रस्ट्रेशन दैट हिज इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर वॉज अनसक्सेसफुल. यूवी को ऐसा लगता है कि उनके डैड ऐसा सोचते हैं कि वो ऐसा इसलिए इतने रफ एंड टफ है यूवी के साथ, क्योंकि उनका खुद का बहुत ही ख़राब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रहा है. इंटरनेशनल कैरियर बहुत ही अनसक्सेसफुल रहा है. तो इस वजह से वो अपने बेटे को एक सक्सेसफुल स्टेज पे देखना चाहते थे. तो शायद इसीलिए वो उनसे इतना रूडली, इतना हार्श बिहेव करते थे ट्रेनिंग के दौरान. दिस इज़ वॉट मस्ट हैव बबल्ड अप इन हिम ऑन द डे सिद्धू रोट मी ऑफ. He poured his efforts into me almost 24/7 and made it his mission to have me represent India. अब यूवी कहते हैं कि उनके डैड ने एक मिशन बना लिया. 24 घंटे 7 दिन वो अब यूवी के पीछे ट्रेनिंग में अपना पूरा एफर्ट लगाते थे. अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो यूवी को एक न एक दिन ज़रूर इंडिया रिप्रेजेंट करवाएंगे. वी हैव सीन दिस हैपन इन सो मेनी स्पोर्ट्स विद सो मेनी यंग एथलीट्स. हमने ये बहुत सारे एथलीट्स के साथ देखा है कि जब उनके पेरेंट्स उनकी ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते, अपनी ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते, तो एक्सपेक्ट करते कि उनका चाइल्ड वो ड्रीम, वो एम पूरा करे उनके लिए. माई फादर वॉन्टेड सक्सेस इन क्रिकेट सो बैडली दैट इट बिकेम द रीज़न ही चोज टू बी हार्श विथ मी. अब वो कहते कि इतने बुरी तरीके से
उनके फादर सक्सेस चाहते थे क्रिकेट में, कि वो हार्श होना चूज़ किया उन्होंने अपने बेटे के लिए उसमें। When I was 11 years old, I won gold medal in the under 14 state tournament in skate racing। और वो मेडल देख के युवराज सिंह बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हो गए और उन्होंने उस मेडल को बाहर फेंकते हुए ये कहा कि आखिर तुम ये लड़कियों वाले गेम खेलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, ऐसे वैसे करके। Returning to Chandigarh from Patiala after I was withdrawn from YPS, none of us could have seen it coming. All he had said was that he would follow the regimen of his own playing days. अब यूवी कहते हैं कि उनके डैड ने ये कहा कि अब वो अपने पुराने दिनों के रिजाइम को, अपने पुराने दिनों के लीगेसी को फॉलो करेंगे यूवी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। वो कैसे? वो ऐसे कि यूवी के पिता अपने घर के पीछे के गार्डन को, ब्यूटीफुल गार्डन को उखाड़ के उन्होंने मार्बल के टाइल्स वहाँ पे लगा दिए यूवी की प्रैक्टिस के लिए, और फिर वहाँ से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी यूवी के लिए। रोज़ सुबह प्रैक्टिस करना और स्कूल जाना, फिर स्कूल से सिर्फ आधे घंटे के लिए अपने दोस्तों से मिलना और वापस घर आके वो प्रैक्टिस जारी रखना। काफ़ी टफ समय रहा है वो, जब उनके पिता उनके साथ इससे हार्शली उनको ट्रेनिंग में धकेला करते थे उस वक्त। From there it was back home and on to the gym. I could then take the half hour granted by him to be with my friends at the Sector 10 tank. तो शाम में फिर आधा घंटा उनको वक्त मिलता था अपने दोस्तों से मिलने के लिए, फिर वो रात में डिनर से पहले लगभग 1.5 घंटे पहले ही वो फिर प्रैक्टिस करते थे नेट्स में, फ्लड लाइट्स लगा के। वो कहते हैं कि उनके पिता ने काफ़ी ज़्यादा इस क्रिकेट के बारे में बात किया है कि कैसे वो और कपिल देव एक ही रीजन से थे, बट ये जो मार्बल विकेट है जिस पे वो प्रैक्टिस करा रहे हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में यूवी को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बिकॉज ऐसा होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो यंग बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स, उनके पास बहुत ही तेज़ गति होती है और बहुत ही अच्छा बाउंस होता है, तो उसको टैकल करने के लिए ये बात युवराज सिंह बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर इससे ये आदत दिलानी है तो अभी से शुरू करनी होगी इसकी ये ट्रेनिंग। बाउंसर्स पे बाउंसर्स, हार्ड बॉल से बाउंसर प्रैक्टिस कराना यूवी को, और इतने बुरे तरीके से वो यूवी टैकल करते थे कि उनकी मॉम भी कहती थी कि यू आर गोइंग टू किल माई सन। उनकी मॉम उनके डैड से कहती थी, और डैड कहते थे कि तुम इस चीज़ से बाहर ही रहो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो उस वक्त यूवी के डैड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पेस बॉलिंग एकेडमी में उनको एडमिशन करा दिया यूवी को, जहाँ पे उन्होंने ट्रेनर्स को सख्त ये हिदायत दी थी कि यूवी को बिना हेलमेट के तेज़ बाउंसर्स हर वक्त दिया जाए। और उस वक्त अपनी सीनियर बॉलर्स के सामने वो ऐसी प्रैक्टिस किया करते थे यूवी। और वो कहते कि वो इतने रफ एंड टफ हो चुके थे युवराज सिंह कि अब बिना किसी डर के, बिना किसी हेलमेट के वो किसी भी तरह के बाउंसर को खेल सकते थे आराम से, बिना किसी डर के। उनके अंदर का वो जो मन का जो डर था बाउंसर को लेके वो अब निकल गया था। ऐसा यूवी का कहना। ड्यूरिंग these years that trained me, I may have become a tough nut and got used to being pinged around the ears, but I can't deny that I was also reduced to anger, tears, and was often left boiling in my own frustration. अब यूवी कहते हैं कि उनके डैड की जो हार्ड ट्रेनिंग है उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ हो तो गए ही थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हुए थे यूवी अपने आप में, और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा आंसू, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर में था। 1 जनवरी जब जनवरी में युवराज सिंह सुबह में सो रहे होते अपने बेड में, तो उनके डैड वहाँ आते और उनसे कहते कि बेटर गेट अप यूवी, और ये कह के वो वहाँ से चल जाते हैं। यूवी को लगता है कि यूवी उस वक्त सोने का प्रिटेंड करते हैं और वो आराम से अपने कंबल में घुस के सो रहे होते हैं, और उस वक्त वहाँ का तापमान -1 डिग्री सेल्सियस होता है, और उस टेम्परेचर में वो आराम से अपने बेड में सो रहे होते हैं। तो युवराज सिंह क्या करते हैं, वो बाथरूम में जाते हैं, ठंडा पानी बकेट में लेके आते हैं बाल्टी में, और वो पूरा बाल्टी का पानी युवराज सिंह पर डाल देते हैं। युवराज सिंह शॉक में एकदम उठते हैं घबरा के, और वो फिर तुरंत भागते हैं बाथरूम की ओर, और उस ठंडी में मतलब थरथराहट में, कपकपाहट में वो शावर जब लेते हैं, और तो वो अपने डैड को
बहुत ही ज़्यादा कर्ज करने लगते कि आखिर उनकी इस हालत को लेके, उनकी जो हालत हो रही है उसको लेके अपने डैड को बहुत ही ज़्यादा वो कर्ज करने लगते हैं। इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कि वो सीधा निकलते तैयार होकर और सीधा भागते हैं बाहर की ओर, और पीछे पीछे उनके डैड साइकिल से आते हैं और उन्हें और भागने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि आई लेफ्ट होम एंड वॉकड अराउंड इन रेस डिटरमाइंड टू गेट बैक एट हिम बाय ब्लफिंग him that I had gone to run. Except after 20 minutes, I found him at my side on his bicycle telling me to run. There was no escape. Slowly, gradually, it was getting into my head that if I could live with this, I could sweat the bullets and swallow the bitter pills. वो कह रहे थे कि इतने हार्ड ट्रेनिंग के बाद वो इतने रफ एंड टफ हो चुके थे कि वो अब काफ़ी ज़्यादा कुछ हार्ड एंड टफ सह सकते थे, ऐसी उनकी ट्रेनिंग हो गई थी। अब फिर से वही दौड़ना, भागना, गिरना, फिर उठ के खड़ा होना, फिर भागना। अब फिर ये वो चीज़ शुरू हो गई थी उनके साथ में। फिर ऐसा था कि on days when I had scored some runs prompting people to point me out as my father's talented son, I came to accept that he may have been right. कुछ मैचेस ऐसे थे जिसमें युवी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, तो उसमें जब लोग कहते थे कि ये देखो युवराज सिंह का बेटा टैलेंटेड सन ये है, तो वो बात सुन के यूवी को रियलाइज़ होता था कि नहीं, मतलब डैड जो कह रहे हैं, जो उनका मानना है, आई थिंक वो सही है अपनी जगह पे। एक अच्छी चीज़ के लिए वो मुझे परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं। वो कहते हैं कि वो जब परफॉर्म करना शुरू करते थे, बैट करना शुरू करते थे, वो 20s और 30s के क्लचेस में स्कोर करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और फिर उसके बाद वो बड़े स्कोर्स में फिर लंबा खेलते थे, बड़ा स्कोर करते थे, और ऐसे उनको और रिकॉग्नाइजेशन मिली कि वो लंबा खेल सकते और बड़ा खेल सकते स्कोर। In this period, I was teenager growing in size and ambition, my own dreams wrestling with my father's, having thoughts like what is my place in this peculiar game when things began to change at home. My parents had started fighting and arguing. अब इसमें युवराज सिंह कहते हैं कि जब वो टीनेजर थे तो उनके मॉम डैड फिर लड़ना झगड़ना शुरू किया उन्होंने, और उस चीज़ से बचने के लिए वो क्रिकेट एक सहारा था उनके लिए, एक बहाना था कि वो उस फाइट से दूर जा सके। उनके घर में जब भी ऐसा होता था कि उनके मॉम डैड झगड़ा करते थे, तो वो किसी न किसी बहाने से अपना किट बैग उठाते और कहीं भी चल देते क्रिकेट खेलने। अब क्रिकेट कहीं भी हो, बस उन्हें खेलने से मतलब है, लेकिन ऐसे सराउंडिंग से उन्हें दूर रहने से मतलब है। साथ ही में उनका एक छोटा भाई था जोरावर सिंह, जो उस वक्त बहुत ही छोटा था, और वो अपने मॉम डैड के आर्गूमेंट्स के बीच में पिस जाता था बेचारा, ये करो वो करो। What cricket would do for me was take me out of the house and I chose not to miss a single game. अब ऐसी सिचुएशन में भला कोई भी बच्चा, कोई भी टीनेजर एक भी सिंगल गेम भी छोड़ना नहीं चाहेगा अगर उसके घर में ऐसे आर्गूमेंट्स हो रहे हैं और वो ऐसे सराउंडिंग से बचना चाहे। तो ऐसा ही होता था। He went to play in Patiala, Amritsar, Jalandhar, even as far as Delhi and Faridabad. If there was a match on a ground and I had been invited, it didn't matter what the place and had no wicket, that it was being played on a field that had just been tilled, let me know, I would pick up my kit and go. Anything was better than being home and seeing my parents argue. Obviously, कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छी है बजाय अपने घर में बैठे के अपने पेरेंट्स को लड़ते देखने से। In those years I picked up a few things other than cricket. I realized that my parents were just living their lives and the rest of the world had put some pressures on them. अब वो कहते हैं कि उनके पेरेंट्स अपनी पर्सनल ज़िंदगी जी रहे थे और उनके ऊपर भी काफ़ी दुनिया का प्रेशर रहता था। Zoravar and I saw the difficulties and the problems they went through as people in their 20s and 30s. अब 20s और 30s के जो पेरेंट्स होते थे उस वक्त 20s और 30s एज के, तो उस वक्त उनके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होता था कि एक समाज का, एक सोसाइटी का वो प्रेशर कि तुम अगर लड़की हो, तुम एक लड़की हो और तुम 18 साल या 19 साल की हो और तुम एक जवान लड़के हो 20 या 22 साल के, तो तुम्हें शादी करनी है। और सोसाइटी में ये चीज़ सायरन की तरह बसता था उनके ऊपर कि MARRY मैरी देम ऑफ सून, ये चीज़। तो इस वजह से उनकी शादी जल्दी करा दी गई थी युवराज सिंह और उनके मॉम शबनम सिंह की। और बहुत ही अर्ली एज में युवराज सिंह भी पैदा हुए, उसके बाद जोरावर सिंह। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है रिलेशनशिप में। ऐसे में ऐसा युवराज सिंह इसमें अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि उनके रूम में एक
एक बड़ा सा ऐसा पिक्चर है जिसमें उनके मॉम डैड साथ में, बहुत ही अच्छी पिक्चर है जिसमें, और उसको देख के कोई नहीं कहेगा कि ये लोग कभी आर्ग्यू करते हैं, इनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा। फिर वो कहते हैं जब भी कन्वर्सेशन ऐसे बहुत सीरियस हो जाता है तो वो हमेशा युवराज सिंह कहते हैं कि हे डोंट फॉरगेट दैट द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ हैड वाज मी। और फिर ये चीज़ उन तीनों को, उनके मॉम डैड और उनको ज़्यादा हंसाती है, और फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। माई व्यूज़ ऑन मैरिज मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट हैपन टू माई पेरेंट्स। अब इसमें युवराज सिंह वही बात बता रही कि कैसे एक कम उम्र में जब आप 18 या 22 के होते हैं तो सोसाइटी की सायरन, सोसाइटी के दिमाग में सायरन बजने लगती है कि मैरी देम ऑफ सून। इसके बाद युवराज सिंह कहते हैं कि इनिशियली इट फेल्ट awful that when I came from a home where my parents were arguing, none of my friends knew that I came from a troubled home. उनके किसी भी दोस्त को पता नहीं था कि वो एक ट्रबल्ड होम से बिलोंग करते हैं, अब वो कहते हैं कि उनकी मॉम और डैड अलग अलग रहने लगे। मॉम अलग अपनी जगह रहती थी, डैड अपनी जगह पर अलग रहते थे, और ये चीज़ें सॉर्ट आउट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। Dad would tell me that I couldn't meet her. Meeting her was rationed only half an hour after the school. अब जैसे वो दोस्तों से मिलते थे आधे घंटे बाद, आधे घंटे के लिए स्कूल के बाद, तो वैसे वो मॉम से भी मिल सकते थे। उस वक्त बस उतना ही उन्हें परमिशन थी। लेकिन जब वो बड़े हुए, जब वो चीज़ें को समझने लगे, तो फिर ये चीज़ें युवराज सिंह उनके ऊपर दबाव डालना बंद कर दिया उन्होंने। अब वो जब चाहे मॉम से जाके मिल सकते थे। It was not only spending time with my friends and mom. Dad also hated, it seemed, to the very signature of my batting, hitting the ball in the air and sending it ballooning over the boundary and out of sight. अब युवराज सिंह अपने बैटिंग स्टाइल के बारे में बताते कि उनका बैटिंग स्टाइल कैसा है। उन्हें हवा में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये चीज़ उनके डैड को बहुत ही ज़्यादा अखरती है। उनके डैड बहुत ही 70s 80s ज़माने के उनका जो माइंड सेट है कि प्लेट अलॉन्ग द ग्राउंड के साथ नीचे नीचे खेलो और इनिंग्स को बिल्ड अप करो, ऐसा उनके डैड का कहना है। और इसी बारे में वो बताते कि जब वो नेट्स पे होते तो डैड के सामने कितने अच्छे से वो डाउन द ग्राउंड खेलते हैं, लेकिन जब वो चल जाते हैं तो फिर वो फिर से वापस हवाई फायर करने लगते हैं। फिर जब डैड आते हैं तो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बॉल को फिर अलॉन्ग द ग्राउंड खेलते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। वो कहते हैं कि ऐसे एक रणजी प्रैक्टिस मैच में वो 39 के स्कोर पे आउट हो गए थे, बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में। और ये बात जब उनके डैड को पता चली इस डिसमिसल के बारे में, तो उन्होंने उनकी मॉम को कहा कि टेल यूवी नॉट टू कम होम अदरवाइज आई विल किल हिम। तो ये बात मॉम ने एश्योर किया कि यूवी को पता चले कि उसके डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है जिस तरीके से वो आउट हो गए। और लिटरली उस वक्त उनके डैड घर में गन रखा करते थे। तो उस वक्त युवराज सिंह ने पूरी रात अपने घर के बाहर एक मारुति कार में बिताई थी। डैड जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते तो वो घर के अंदर आते, फ्रेश होकर जब नाश्ता करने बैठते तो उनके डैड वापस आते। उनके डैड गुस्से में दूध का जग लेके उनके ऊपर फेंकते और वो डॉज कर देते, और वो दूध का जग पीछे खिड़की पे लग जाता और कांच टूट जाता पूरा। और फिर बहुत ही बुरे तरीके से डांटते हैं उनके डैड कि किस तरीके से तुमने ये शॉट खेला और मुझे कितनी शर्मिंदा कि तुम मेरे बेटे हो एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ युवराज सिंह को काफ़ी ज़्यादा लगी। फिर वो कहते हैं कि व्हेन आई लुक बैक ऑन दैट डे एवरीथिंग कम्स इनटू शार्प फोकस, फियर एंड एंगर मेड मी शेक एट द सेम टाइम, आई कुडंट से अ वर्ड, कुडंट चैलेंज हिम। अब यूवी कहते हैं कि जब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो उस बारे में कुछ कह नहीं सकता, उनको ना डांट सकता हूँ ना उनको चैलेंज कर सकता हूँ, कुछ नहीं। बिकॉज द फैक्ट वॉज दैट गलती मेरी ही थी, मैंने ख़राब शॉट खेला था और उसके चक्कर में आउट हो गया था। तो and it was if that Yuvraj Singh, the player of one test match and 6 ODIs, was very angry because he couldn't get me to renew his ties with cricket and take him beyond what he had done himself. अब युवराज सिंह के डैड इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंस रहते हैं कि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर ये रिजल्ट नहीं ला रहा है तो गुस्सा तो आएगा ही, वो लाजमी सा। सबको लगता था कि सबको पता था कि मैं किसका बेटा हूँ और कोई भी मुझसे पंगा लेने से बचता था। बट कुछ लोग थे जिनको मेरे ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से मेरे डैड को उंगली उठाने से एक मौका मिल जाता था। और ये चीज़ मैं समझने लगा। फिर मुझे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी कि मेरे और डैड के बीच का रिलेशनशिप क्या है और हम लोग आखिर में चाहते क्या है। फिर मैंने
काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना शुरू किया. एज इट हैपेंड आई हैड स्कोर्ड इनफ रन्स इन जूनियर क्रिकेट टू मेक माई फर्स्ट क्लास डेब्यू फॉर पंजाब. अब भाई इन्होंने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने रन्स तो बना ही लिए थे कि वो रणजी के लिए डेब्यू कर सके. फिर जब वो फर्स्ट क्लास डेब्यू करते हैं सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था पंजाब की तरफ से. तो फरवरी 1997 में अगेंस्ट उड़ीसा में अगेंस्ट उड़ीसा टीम के खिलाफ उन्होंने डेब्यू किया था और वो गेम था मोहाली में. उनका स्कोर था 0 एज एन ओपनर. जी हाँ, युवराज सिंह ने ओपनिंग की थी और वो डक पे आउट हो गए थे और उसमें उन्होंने कैच छोड़ा भी था. वो कहते कि उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मेरे बैक में वो ज़्यादा स्ट्रेस फ्रैक्चर था मेरे पास. मेरे बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था जिसकी वजह से मैं सही से फील्ड नहीं कर पाया और मुझसे कैच उड़ गया. ये बात मुझे बहुत बाद में पता चला. तो वहाँ की लोकल न्यूज़पेपर ने उन्हें एक बैड फील्डर का टैगलाइन दे दिया. और इस बात को जब डैड ने देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा और फ्यूरियस हो गए. तो उस दिन युवराज सिंह ने तय किया कि वो अपने दोस्त सैंडी पा के रूम में रात बिताएंगे. उसके बाद फिर वहाँ से अपने घर जाएंगे बिकॉज उनको पता था कि उनके डैड काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस होंगे अगर वो न्यूज़ पढ़ेंगे ये. तो with my big fat 0 on debut, I went to Sandy Pa's room and asked him to order dinner for us. Only when he fell asleep very late at night, I decided to head my home to my own bed. The next morning, in one of the newspapers on the dining table, I saw the headlines next to my name, India Gate. अब युवराज सिंह के उस खराब परफॉर्मेंस के बाद अगले दिन न्यूज़पेपर में उनके नाम के आगे इंडिया गेट नाम हाईलाइट हो गया था. When I got into my Maruti, I found out its music system was ripped out. जब वो अपने कार में बैठे तो उसका जो म्यूज़िक सिस्टम था वो उखड़ा हुआ था, निकला हुआ था. वो समझ गए कि आखिर उनके डैड कितनी ज़्यादा गुस्सा में उस वक्त. My performance gave many guys the chance to score points against dad. उन्होंने ये भी कहा कि मेरे परफॉर्मेंस ने कितने सारे लोगों को ये चांस दिया कि मेरे डैड पर वो उंगली उठा सके. वो चीज़ हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा खटकी थी उस दिन. Growing older, I saw the connections. जैसे हम जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, जैसे मैं बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे मैं अपने डैड के साथ वो कनेक्शन फील कर रहा था. The only way to get back at the vivacious against my dad was through my cricket. अब फिर हुआ यूँ कि उनके डैड ने काफ़ी टफ ट्रेनिंग फिर शुरू करा दी. और उनके डैड ये उनसे कहा करते थे कि अब मैं तुम्हें दुनिया का बेस्ट फील्डर बनाने वाला हूँ. और उसके बाद से उनकी वो हार्ड हिटिंग बैट प्रैक्टिस के अलावा उनकी वो रफ एंड टफ फील्डिंग भी शुरू हो गई. आई रिमेंबर वन टाइम वाइल प्लेइंग फॉर इंडिया अंडर 19 अगेंस्ट श्रीलंका इन अ होम सीरीज. आई सेंट 2 ऑफ देयर मेन बॉलर्स होम. वन लेग स्पिनर वॉज विक्टिम ऑफ अ फुल थ्रॉटल स्ट्रेट पंच टू द बॉलर. वो एक किस्सा शेयर करते थे जिसमें एक श्रीलंका के खिलाफ अंडर 19 में वो मैच खेले थे और उन्होंने उस टीम के 2 मेन बॉलर्स को बाहर का रास्ता दिखाया उस चोट देके. उसके बाद एज टीनेजर्स बॉलर्स डिडंट सेंड द बॉल डाउन क्विकर दैन 120 km/h एंड यू कैन स्मैक देम अराउंड. द ग्रेट एडवांटेज फॉर मी वाज दैट व्हेन द बॉलर्स वर ओल्डर एंड द पेस वेंट अप टू लेवल 130, 140, 145, आई डिडंट हैव अ प्रॉब्लम. युवराज सिंह अपना ये एक्सपीरियंस बताते कि कैसे उनके डैड के रफ एंड टफ ट्रेनिंग की वजह से उनको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि अब जितनी भी तेज़ गति की बॉल होती, जितनी भी स्पीड, जितनी भी फास्ट बॉल होती, उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उससे बिकॉज उनको पहले से वो चीज़ ट्रेनिंग मिल चुकी थी उस चीज़ की. तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प किया उनके डेब्यू मैच में, इंडिया के डेब्यू मैच में जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चैम्पियंस ट्रॉफी में खेल रहे थे. तो उसमें ब्रेटली और जैसन गैलिप्स जैसे फास्ट बॉलर्स थे जिनको उन्होंने बहुत ही अच्छे से टैकल किया था. वो कहते हैं कि काफ़ी लोग ज़्यादा एस्टॉनिश थे उनके इस परफॉर्मेंस को देख के, बट वो लोग ने जो डैड को अच्छे से जानते थे. वॉट डैड ऑल्सो ट्रेन मी टू डू वॉज स्ट्रेच माई सेल्फ टू गेट मोर, टू वॉन्ट मोर. इट इज़ वॉट अ क्रिकेटिंग लाइफ नीड्स टू बी बिल्ट अराउंड सीकिंग मोर. लेकिन उनके डैड ने उनको पुश करना सिखाया और आगे बढ़ना सिखाया, टू आगे चीज़ों के लिए बढ़ना सिखाया. देर वॉज अ 2-year गैप बिटवीन माई फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट क्लास गेम ऑफ पंजाब. तो पंजाब के लिए उन्होंने जो पहला गेम खेला उसके बाद अगला जो गेम खेला था उसमें 2 साल का गैप था. तो उसी गैप के दौरान उनके डैड ने उन्हें बेस्ट फील्डर बनाने का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया और उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई. एंडलेस काउंटलेस कैचेस की और हार्ड ड्रिल्स की
जिससे उन्होंने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस अपने सेकंड रणजी मैच में किया। उन्होंने उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर तो नहीं किया था, सिर्फ 20 और 18 रन बनाए थे दोनों इनिंग्स में, बट उन्होंने 2 रनआउट्स भी किया और एक कैच आउट भी किया था। वो कहते हैं कि आई वुड से आई वॉज लकी टू हैव विक्रम राठौर एज माई कैप्टन। पंजाब टीम में कैप्टन थे विक्रम राठौर करके, और युवराज सिंह कहते हैं कि उनका कैप्टन होना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा लकी थे हम उस वक्त कि वो मेरे कैप्टन थे, बिकॉज उन्होंने मेरे अंदर वो चीज़ देखा जो बाकी लोग नहीं देखे थे। उस टीम के सीनियर्स काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स को अब्यूज़ किया करते थे और कोशिश करते थे कि वो लोग उस टीम में जगह ना बना पाए आगे के लिए। तो युवराज सिंह कहते हैं कि उनके 2 खास दोस्त सैंडीपा और अमित शर्मा उनके बेस्ट फ्रेंड्स बन गए उस टीम से। फिर वो कहते हैं कि ही इज़ नॉट डॉटरिंग येट बट सैंडी कैन नॉट इवन रिमेंबर हाउ लॉन्ग वी हैव बीन फ्रेंड्स। द रेस्ट ऑफ द ओल्डर फेलोज इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट एंड प्लेयर्स मेड इट अ पॉइंट टू डिग्रेड एंड टॉक डाउन टू द यंगर प्लेयर्स इन द टीम। ऑब्वियसली यंगर प्लेयर्स जो भी थे टीम में उनको काफ़ी ज़्यादा मिसट्रीट किया जाता था। हरभजन सिंह जो थे उस वक्त नए नए आए थे टीम में, और हरभजन सिंह और युवराज सिंह को काफ़ी ज़्यादा मिसट्रीट किया जाता था। एक बार उन्होंने मिसफील किया तो उनके सीनियर्स ने कहा कि अगर कोच ने तुम्हें ये देखा होता करते हुए तो वो अब तक तुम्हें इस टीम से निकाल चुके होते, और काफ़ी ज़्यादा उनको अब्यूज़ किया जाता था। बट रणजी ट्रॉफी में उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा युवराज सिंह ने। उन्होंने कहा कि जब मैंने मेरा पहला फर्स्ट क्लास 100 जड़ा रणजी ट्रॉफी में इन नवंबर 1999 अगेंस्ट हरियाणा, विक्रम राठौर और मैंने ओपनिंग शुरू की पंजाब के लिए नेहरू स्टेडियम में, और हमने 279 का स्कोर खड़ा किया था फर्स्ट डे के दिन। और उसके बाद वो पीछे ना मुड़ के फिर आगे और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगे। और उस मैच में उन्होंने 149 का स्कोर बनाया था। और जब वो इस बात से इतनी खुश थे युवराज सिंह कि वो अपने डैड को बताना चाहते थे कि वो उनके डैड की अब उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब सेंचुरी भी है। तो जब शाम में उनको कॉल आता है और युवराज सिंह का, तो युवराज सिंह कहते हैं कि डैड मैंने स्कोर किया सेंचुरी। तो उन्होंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था जो उनके डैड ने कहा। उनके डैड ने कहा कि वाई 149, वाई नॉट 200, वाई नॉट डबल सेंचुरी। और इस बात को सुन के उन्होंने फ़ोन रख दिया। युवराज सिंह सोचने लगे कि आखिर क्या बात है, मतलब इतना अच्छा तो परफॉर्म किया मैंने। बट अगले पल उनको कॉल आता है कि युवराज सिंह का ही कॉल आता है अगले पल कि युवराज सिंह कहते हैं कि तुम्हारे होंडा सिटी की गाड़ी की मैंने चाबी तुम्हारे रूम में रखवा दी है और उसे साफ भी करवा दिया, तो आओगे तो ले जाना वो चाबी। ये सुनते ही युवराज सिंह बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। युवराज सिंह कहते हैं कि उनके डैड एक्सट्रीम लेवल पे रहते हैं। एज ए क्रिकेट फ़ैन अगर हम अच्छा करते तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और अगर हम ख़राब करते तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं। इस तरीके के उनके डैड थे एज ए क्रिकेट फ़ैन। Now that my Ranji century was out of the way, I sought more. Around this time, a very important thing happened in my home. उन्होंने कहा कि ये जो पीरियड था इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट से भरा हुआ था, और ये भी चीज़ था कि जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने अपने मॉम डैड से कहा कि वो लोग साथ में आके मुझे पिकअप करें एयरपोर्ट से। तो दोनों ऐसा ही करते हैं, दोनों मिलते हैं। फिर दोनों महीनों बाद युवराज सिंह और उनकी मॉम साथ में बात करते। I think they understood the corrosive effect their relationship was having on them and us. They decided to separate and mom moved out of the house. I think it was the best thing that happened to me till then. It meant my mother could finally live her own life and my dad his own. अब वो कहते हैं कि उनके पेरेंट्स अब सेपरेट हो गए थे, अब दोनों अपनी अलग अलग ज़िंदगी जी रहे थे, दोनों अलग अलग जगह रह रहे थे। इसका मतलब ये था कि दोनों अब अपनी ज़िंदगी खुद की जी सकते थे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी इशू के। One of the things I learned in my teenage years was understand the difference between anger and aggression. युवराज सिंह इसमें अपने एंगर और एग्रेशन की बात को लेके कहते हैं कि एंगर जो है वो इंसान को काफ़ी ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस कर देता है, और एग्रेशन वो होता है जब आप फील्ड पे हो और आपके पास जब बॉल आए, पॉइंट पे आप फील्डिंग करो, आपके पास बॉल आए और आप ऐसे एग्रेशन दिखा के बॉल थ्रो करो और बैट्समैन का हार्ट बीट बढ़ जाए, वो होता है एग्रेशन। और वो चीज़ होना चाहिए एक इंसान के अंदर, ना कि एंगर। एंगर से क्या होता है कि हम खुद का वो
हार्ट बीट बढ़ा लेते हैं, बट एग्रेशन से हम ओपोनेंट टीम का हार्ट बीट बढ़ा सकते हैं, और इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। युवराज सिंह इसके बारे में कहते हैं कि अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी के फाइनल में जब वो खेल रहे थे तो किस तरीके से उन्होंने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करके बिहार की टीम, ओपोनेंट टीम थी, उनको हराया उन्होंने, और फाइनल में वो कूच बिहार ट्रॉफी पंजाब की टीम जीत गई। और उस मैच में उन्होंने स्कोर किया था। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि बिहार की तरफ से कोई महेंद्र सिंह धोनी करके थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा खेल दिखाया, लेकिन इतने बड़े स्टेज पे इतना टैलेंट होना बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और वो ये भी बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने 358 रन स्कोर किया था अकेले का, युवराज सिंह ने, और जबकि 357 रन था बिहार का टोटल का स्कोर। तो इस तरीके से उन्होंने इस पारी को अंजाम दिया था, और अपने फादर की उन्होंने फ़ोन के काफ़ी इंतज़ार किया उस शाम। फिर जब उनके फादर का फ़ोन आता है तो खुशी से मतलब इंतज़ार कर रहे थे अपने फादर का, सोच रहे होते कि शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया ऐसा करके। बट उनके फादर वही कहते कि वाई नॉट 400, तुमने 400 रन क्यों नहीं बनाए, वाई 357। तो युवराज सिंह फिर उस बात को लेके फिर हंसने लगते हैं उस बात को जब सोचते हैं। तो ऐसे ही जब युवराज सिंह कहते हैं कि दिस इज़ द काइंड ऑफ बिजनेस आई रियली लाइक डूइंग, टेकिंग चार्ज, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ क्रिकेट मैच एंड डिक्टेटिंग द रिजल्ट। बेसिकली मैच के दौरान बहुत लोग फैंस जो वहाँ के रहते थे तो कहते थे कि बहुत हाउलिंग वगैरह किया करते थे ओपोनेंट टीम को लेके। तो युवराज सिंह ये चीज़ पसंद करते हैं कि फैंस जो रहते हैं ओपोनेंट टीम के, उनका कैसे बोलती बंद करना अपनी परफॉर्मेंस से, ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि कूच बिहार मैच के बाद वो अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया के लिए खेले श्रीलंका में, और उस टूर्नामेंट में उन्होंने शुरुआत तो बहुत ख़राब की थी, मतलब बहुत ही ख़राब शुरुआत रही थी। बट उनके जो कोच थे रॉजर बिन्नी, उन्होंने कहा यू कुड एंड अप बीइंग द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और उन्होंने यही किया, अपने पे भरोसा किया यूवी ने, और वो टूर्नामेंट अपनी टीम को जिताया, और आखिरकार मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। वो अपने उस पूरे सफ़र के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने फाइनल और सेमीफाइनल में परफॉर्म किया और अपनी टीम को जीत दिलाया। वो कहते हैं कि इन दोनों इवेंट्स के बाद उनकी एक रेपुटेशन बन गई थी कि वो एक फायर स्टार्टर है, या कि एक तेज़ शुरुआत दे सकते हैं और लंबा खेल सकते हैं। और इसी की वजह से उनका सिलेक्शन सीनियर इंडियन टीम में हो गई थी, और 2000 के आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी में, जो कि नैरोबी में हो रहा था, उसमें उनका सिलेक्शन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने डेब्यू मैच खेला और 84 रन की एक बेहतरीन पारी खेली, और इससे एक अलग ही लेवल का इंप्रेशन बन गया युवराज सिंह का। आई कुड इग्नोर देयर टॉकिंग एंड कुड हैंडल देयर बॉलिंग ऑफ ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को उनके जीन में है कि वो स्लेजिंग करेंगे, मैच के दौरान स्लेजिंग करेंगे, खेलने कम और स्लेजिंग ज़्यादा करेंगे, और सामने वाले टीम को ज़्यादा परेशान करेंगे। तो यही बात कहते हुए युवराज सिंह कहते हैं कि उस चीज़ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, उनकी टॉकिंग्स को इग्नोर करके अपने परफॉर्मेंस पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना, उनकी बॉलिंग को कंट्रोल करना, ये चीज़ मैं काफ़ी अच्छे से कर लेता था। People were excited about my performance and finally dad was proud of me. So I asked mom and him for a favor. I wanted them to be at Chandigarh airport together to pick me up when I returned. तो फिर से ऐसा ही होता है कि युवराज सिंह अपने मॉम डैड को साथ में आने के लिए एयरपोर्ट में कहते हैं कि वो उनको आके पिकअप करें। ऐसा ही होता है, और दोनों फर्स्ट टाइम सेपरेट होने के बाद वो दोनों फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट में मिलते हैं। नैरोबी टूर्नामेंट के बाद उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। अगले 10 साल में वो इतने फेमस और इतने टैलेंटेड क्रिकेटर बन गए कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। उनकी मॉम कहती थी कि ऐसा लगता कि हमने एक जैकपॉट हिट किया है, लाइक कल हम क्या थे और आज हम कितने अच्छे सिचुएशन में हैं। तो अब आलम ये था कि इतना बड़ा स्टार बनने के बाद, इतनी मैचेस खेलने के बाद टीम के लिए, अब वो खुल के अपने दोस्तों के साथ रह सकते थे। अब
ऐसा भी होता था कई दफ़ा कि वो लोग चुपके से किसी सिनेमा हॉल में जाते थे और वो गाड़ी से जब बाहर निकलते तो वो लोग ज़ोर से कहते थे, हे आई एम युवराज सिंह, माई ओनली एक्सक्यूज इज़ दैट आई वॉज 21, व्हेन आई थिंक अबाउट इट आई स्टिल क्रैक अप। तो उस तरह की थोड़ी बहुत मिसचीव्स प्रैंक्स तब भी चला करती थी। नैरोबी गिव मी माई फर्स्ट बिग पे चेक, और उससे उन्होंने चंडीगढ़ में ही एक अपार्टमेंट खरीदा था चंडीगढ़ में उस पैसों से। 10 years back when I first got it, it was my safe haven. It is a corner of house at the end of row of ordinary middle class homes. 3 floors are built up on a small plot of land. तो अपने उस घर के बारे में वो बताते हैं और वो कहते हैं कि डैड के घर से निकलने के बाद पता चलता है कि आखिर घर क्या होता है, घर में रहने की शांति क्या होती है। Over the next 10 years, I gained a reputation as a consistent middle-order batsman, match winner in the shorter version. और 10 साल के दौरान उनको एक कंसिस्टेंट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के रूप में, मैच विनर के रूप में जाना गया। और उस 10 सालों में उन्होंने करीब 8,038 रन बनाए वनडे गेम में। इट इज़ स्टिल अ स्टोरी आई विल टेल अनदर डे। माई फादर्स गोज ऑन अबाउट टेस्ट क्रिकेट स्टिल। अब वो कहते हैं कि उनके फादर अब टेस्ट क्रिकेट पे ज़्यादा उन्हें फोकस करने के लिए कहते हैं। उनका टारगेट यही रहता है कि वो टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को खुद को अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर सके। When I was younger, I found many reasons why it didn't pan out like I would have wanted. I was trying to break into middle order, which was the best in India's history. When I was informed, they played me test in on and off. तो वो कहते कि जब वो फॉर्म में हुआ करते थे तो वो ऑन एंड ऑफ तरीके से टेस्ट क्रिकेट में खेला करते थे, कभी खेलते कभी ड्रॉप होते, और इस तरीके से उनका टेस्ट मैच का कैरियर रहा है। कभी साल में वो एक मैच खेलते, कोई 5 मैच, कभी 4 मैच। तो इस तरीके से एक बैंक अकाउंट नंबर तरीके से वो साल में मैचेस खेलते थे, लाइक 1, 5, 4, 9, 2, 4, 6, 3, इस तरीके से। एंड इन दिस स्पैन आई हैव 300s and 10 50s। अब वो कहते हैं कि इस स्पैन में उन्होंने जितने भी मैचेस खेले उसमें 3 सेंचुरीज उन्होंने जड़ी है और 10 हाफ सेंचुरीज भी उन्होंने लगाई है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई कंसिस्टेंसी और कोई पैटर्न नहीं रहा, बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट को मैं ब्रेक कर सकूँ। अपने एक हिस्टोरिक टेस्ट मैच के बारे में वो कहते हैं कि 2008 में वो लोग इंग्लैंड से मैच खेल रहे थे और उनको 387 का बड़ा सा लक्ष्य चेस करना था। तो उस मैच में सचिन तेंदुलकर उनके साथ बैटिंग कर रहे थे और सचिन तेंदुलकर अलग ही लेवल में बैटिंग कर रहे थे। उस वक्त 26-11 का जो अटैक हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गए थे सचिन और बाकी सब भी। तो हो सकता है वो अलग ही जोन में अपना खेल रहे थे। और जब आखिर तक पहुँचते इंडिया मैच वो जीत गए, तब सचिन को रियलाइज़ हुआ कि आखिर इंडिया मैच वो जीत गई है। सचिन फाइनली स्कोर्ड 103 नॉट आउट एंड आई मेड 85 नॉट आउट एंड आई स्टिल रिमेंबर द नॉइज व्हेन द टारगेट वाज रीच्ड, द सेकंड हाईएस्ट इंडिया हैड एवर स्कोर्ड फॉर अ टेस्ट विन आफ्टर 406 इन त्रिनिदाद इन 1976। वो कहते हैं कि वो सचिन को जब उठाने के लिए गए खुशी से, तब सचिन को रियलाइज़ हुआ कि वो मैच जीत गए। तो अपने टेस्ट क्रिकेट की इस एक्सपीरियंस के बारे में वो यही कहते हैं। और उस मैच के बाद उन्हें लगा कि फाइनली उन्होंने टेस्ट मैच को ब्रेक कर लिया, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्हें अब भी काफ़ी ज़्यादा वो उसमें मेहनत करने की ज़रूरत थी और उस दौरान वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें टेस्ट मैच से बाहर रखा जाता था, यूवी को। और अपने नेक प्रॉब्लम्स अपने फ्रैक्चर सब के बारे में उसमें बताते हैं, वो कहते हैं। तो इस तरीके से ख़त्म होता है चैप्टर 1 ऑल द वे टू इंडिया। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2 द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कप, जो हम अगले स्टोरी में आपको अगले वीडियो में आपकी ये स्टोरी सुनाएंगे। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। और ये सीरीज़ आगे ऐसे ही जारी रहेगी। आपको पसंद आए तो ज़रूर अपना कमेंट कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड विश यू अ हैप्पी होली टू यू गाइज। अच्छे से आप लोग होली मनाइएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।